वेलकम टू स्टूडेंट्स बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय बॉटनी 4th सेमेस्टर क्लासेस। आज के ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग लिग्यूम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों ने सीरियल्स के बारे में पढ़ा था कि सीरियल्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। तो आते तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों ने वीट और पैडी के बारे में अध्ययन किया। आज के क्लासेस में हम लोग लिग्यूम्स के बारे में जानेंगे कि लिग्यूम्स क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं लिग्यूम्स क्या होते हैं। लिग्यूम्स का मतलब कि विच प्लांट्स प्रोवाइड अस पल्सेस इज नोन एज लिग्यूम्स। दे आर बिलोंग टू लेग्यूमिनेसी फैमिली एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली इज आल्सो नोन एज फैबिएसी। कहने का मतलब ये है कि जो लिग्यूम्स होते हैं ये दाल प्रदान करने वाले पौधे होते हैं, और जो लिग्यूम्स होते हैं उसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और कुछ अमाउंट्स में फैट भी होता है। जो लिग्यूम्स प्लांट होते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और स्मॉल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, मुख्य रूप से चना, अरहर, मटर, मूंग, उर्द, ये सारे प्लांट्स आते हैं। जो लिग्यूम्स प्लांट्स होते हैं इनका मेन जो सैलिएंट फीचर्स होता है ये होता है कि ये क्या कहते हैं, सॉइल में या फिर जो इनकी रूट्स होती है उसमें एक स्पेशल टाइप्स की बैक्टीरिया पाई जाती है जिसको राइजोबियम कहते हैं। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है यह नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करता है। और ये जो लिग्यूम्स प्लांट्स होते हैं इसको मुख्य रूप से क्रॉप रोटेशन के रूप में यूज किया जाता है। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है कि अदल फील्ड में या खेतों में फसलों को अदल बदल कर बोने की जो प्रक्रिया होती है उसको फसल चक्र के नाम से जाना जाता है। फसल चक्र इसलिए अपनाया जाता है कि जो फसल बोई गई उसकी हार्वेस्टिंग कर ली गई तो दूसरी जो फसल बोई जाएगी उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और जो फसल बोई गई है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, तो उसके क्या कहते हैं विपरीत अगली फसल को हम बोते हैं जिसको फसल चक्र के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य रूप से जो लिग्यूम्स प्लांट्स होते हैं इनको क्रॉप रोटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए क्योंकि इनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से लिग्यूम्स प्लांट्स होते हैं। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, लिग्यूम्स आर पल्स यील्डिंग प्लांट, दाल प्रदान करने वाले पौधे। ठीक है, बहुत ही हम लोगों को पसंद आता है तूर या तूर। ठीक है, जिसे अरहर कहते हैं। अरहर का बोटेनिकल नेम है कैजेनस कजान। सभी लोग अरहर से इंट्रोड्यूस होंगे, परिचित होंगे, लेकिन कुछ जानवरों के कारण धीरे धीरे इसकी जो खेती है कम होती जा रही है अपने लोकल रीजन में, लोकल क्षेत्र में। लेकिन फिर भी जो हमारे स्टूडेंट्स गांव से बिलोंग करते हैं उनको ज़रूर पता होगा कि अरहर का पौधा कैसा होता है, उसकी पत्तियां कैसी होती हैं, उनमें फूल कैसे लगता है, उनका फल कैसा होता है, उनका प्लांट कैसा होता है, तमाम चीज़ों के बारे में। तो इसका बोटेनिकल नेम है कैजेनस कजान एंड फैमिली बिलोंग टू लेगुमिनोसी। और लेगुमिनोसी को फैबिएसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैबिएसी। नेक्स्ट है मूंग। क्या है? मूंग है। ठीक है, मूंग का बोटेनिकल नेम है बिगना रेडिएटा। क्या नाम है? बिगना रेडिएटा, और फैमिली इसकी सेम है। तीसरा जो प्लांट है उर्द। ठीक है, ये जो रबी की फसल की हार्वेस्टिंग की जा रही है, गेहूं की फसल काटी जा रही है, तो 3-4 महीने का जो समय होता है
उसमें कोई फसल नहीं बोई जाती है, ठीक है। तो अगर किसान चाहें तो अपने खेतों में उर्द के फसल को लगा सकते हैं, उससे दालें भी हमें मिलेंगी। और उसके अलावा क्या लाभ होगा कि फसल जो क्रॉप रोटेशन है वो होगा, और प्लस जो हमारी सॉइल है, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन जो फिक्सेशन की क्रिया होती है, जो उसके रूट न्यूडल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करेंगे। तो जो अगली फसल बोई जाएगी उसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी। अगला है मसूर। मसूर का बोटेनिकल नेम है लेंस क्यूलिनेरिस, और फैमिली वही सेम लेगुमिनेसी आर फैबिएसी। अगला है मूंगफली। मूंगफली से सभी लोग परिचित हैं, टाइम पास के लिए खाया जाता है, इससे तेल भी मिलता है। जो वनस्पति तेल होता है, वेजिटेबल ऑयल्स, उसका एक मुख्य कंपोनेंट होता है, इसका बोटेनिकल नेम है एरेकिस हाइपोजिया। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है एरेकिस हाइपोजिया के बारे में कि इसका जो प्लांट होता है, इट ग्रो एबव द ग्राउंड्स एंड देयर फ्रूट्स इज ग्रो इनटू अंडर द ग्राउंड, ठीक है। कि इसका जो फली होती है वह जमीन के अंदर उगती है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल क्या कहते हैं आंसर है कि इससे एपोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म। एपोट्रोपिज्म का मतलब कि ऊपर की तरफ ग्रोथ करना, और जियोट्रोपिज्म का मतलब कि नीचे का जमीन के अंदर ग्रो करना। इसी के कारण इसकी जो फली होती है वो जमीन के अंदर लगती है, डेवलप करती है या पनपती है। मटर, मटर से भी सारे लोग परिचित हैं, सब्जी भी इसका बनता है, दाल भी इसका यूज किया जाता है, और इसका जो डंठल होता है या इसका जो प्लांट होता है फोडर के रूप में यूज किया जाता है। इसका बोटेनिकल नेम है क्या? पाइसम सेटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सेटाइवम। बकला, बकला का भी नाम लोगों ने सुना होगा, शायद देखा भी होगा, उसका नाम है वाइस फैबा। और है सेम की फली, लाबाब पिप्यूरियस, इसकी भी फैमिली क्या है? लेगुमिनेसी है। यानी कि जितने दाल देने वाले पौधे हैं सबकी फैमिली क्या है? लेगुमिनेसी है, और लेगुमिनेसी को फैबिएसी भी कहती हैं। एक प्लांट हम लोगों से छूट गया जो बहुत ही पॉपुलर है, क्या नाम है भाई उसका? चना। क्या? चना। इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक ग्राम। इसको क्या कहते हैं? ब्लैक ग्राम कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है सीसर एरिएटम। सीसर एरिएटम, सीसर एरिएटम, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सुबह लोग भिगो करके खाते हैं जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम सही बना रहता है। तमाम सारी चीज़ें गुड़ के साथ मिलाकर खाने से आयरन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं चने के बारे में। पहला प्लांट हमारा क्या है? चना, सीसर एरिएटिनम। सीसर एरिएटिनम या सीसर एरिएटम इसका बोटेनिकल नेम है, और फैमिली इसकी है लेगुमिनेसी, लेगुमिनोसी और फैबिएसी, ठीक है। अरहर, किसके बारे में पहले पढ़ना हम लोगों को? अरहर के बारे में। तो अरहर जो प्लांट है कजेनस कजान, क्या? कजेनस कजान, यह कहाँ का नेटिव है? अफ्रीका का। कहाँ का नेटिव है? अफ्रीका का। नेटिव का मतलब ये होता है कि ये जो प्लांट है इसका सबसे पहले डेवलपमेंट, सबसे पहले इसका ग्रोथ, और ये बताने का श्रेय कि ये जो अरहर का प्लांट है इसकी जो फली है वो क्या कहते हैं पल्स के रूप में यूज़ की जाएगी। इसमें प्रोटीन कितनी मात्रा में पाया जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितनी मात्रा में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें। स्क्रीन पे दिख रहा है इसका क्या? फ्लावर भी, इसकी फली भी, और इसकी पत्तियाँ। इसकी पत्तियाँ जो होती हैं ट्राइफोलिएट होती हैं। कैसी होती हैं? ट्राइफोलिएट होती हैं।
एंड कल्टिवेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। अगर पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की जाए तो इसका कल्टीवेशन ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, वेस्ट इंडीज में किया जाता है। लेकिन अगर हम यूपी की बात करते हैं, अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है, या इंडिया की हम बात करते हैं, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में और मध्य प्रदेश में इसकी खेती की जाती है। किसकी? काजेनस काजान की, जिसको अरहर कहते हैं। दिस इज बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन पल्सेस। ठीक है, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? अरहर के दाल में। लोग ये जानते हैं कि अरहर के दाल में सबसे ज़्यादा, लेकिन उर्द के दाल में भी प्रोटीन की अच्छी खासी परसेंटेज पाई जाती है। फिर इसका सैलिएंट फीचर्स क्या है? इट इज एनुअल, ठीक है, एनुअल प्लांट है एंड पेरेनियल सर्व। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं ये मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। हमने कई वीडियो में आप लोगों को बताया, ठीक है, हर्ब, सर्व एंड ट्री। ठीक है, फ्लावर्स येलो और पर्पल कलर्स। फिगर में आप लोगों ने देखा कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं येलो या पर्पल कलर के होते हैं, और इनकी जो सीड्स होती है दे आर डार्क रेड इन कलर, एकदम रेड कलर का होता है। इट ग्रो इन सैंडी और क्ले लोमी सॉइल। इसके खेती की बात की जाती है तो सैंडी सॉइल इसके लिए बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो सैंडी सॉइल होती है उसमें पानी अधिक समय तक कलेक्ट नहीं रहता, और पानी अगर कलेक्ट हो जाएगा तो जो अरहर का प्लांट है वह नीचे से लेकर के एकदम ऊपर तक पूरी तरह से ड्राई कर जाएगा, सूख जाएगा, जिसको हम लोग अपने गांव में साधारण भाषा में उकठा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? उकठा रोग कहते हैं। इट ग्रो विथ मिक्स सारगम, इसको सारगम के साथ, मिलेट के साथ, तिल के साथ, ठीक है, जिसको सीसम ऑयल भी कहते हैं, कॉटन के साथ, मेज और ग्राउंड नट के साथ मिक्स्ड क्रॉप के रूप में इसका खेती किया जा सकता है। यानी कि इसको फसलों के साथ मिला करके भी इसकी खेती की जा सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस सेम फील्ड में इसको ग्रो किया गया है या बोया गया है उसमें केवल अरहर की ही खेती की जाए, बल्कि इसको मिक्स्ड क्रॉप के रूप में भी हम ग्रो कर सकते। यूजेस क्या है? इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स 57.2%। कार्बोहाइड्रेट्स कितना होता है? 57.2% एंड प्रोटीन 22.3%। हम लोग तो ये जानते हैं कि केवल दालें सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन उसके अलावा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी एक प्रॉपर अमाउंट्स में या एडिक्यूट अमाउंट्स में पाया जाता है। फैट एंड मिनरल्स आल्सो प्रेजेंट 1.7% एंड 3.6%। जो अरहर की दाल होती है उसमें फैट भी पाया जाता है, इसके अलावा मिनरल्स भी पाए जाते हैं, और उसकी जो परसेंटेज होती है फैट की परसेंट 1.7%, बहुत ही कम, एंड मिनरल्स की जो अमाउंट होती है 3.6% होती है। इसे दाल के रूप में यूज किया जाता है। इसका जो ड्राइड स्टेम होता है उसको फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं उससे जो जूस निकलते हैं उसका विभिन्न प्रकार के डिजीज का क्योर करने में उपयोग किया जाता है। एंड हाइब्रिड स्पीसीज RG72, इसकी कुछ हाइब्रिड स्पीसीज है जैसे RG72, 434,
476, T17 105, 84 एंड K132। ये सारी जो स्पीसीज हैं, ये सारी स्पीसीज इसकी हाइब्रिड स्पीसीज हैं जिसको अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए बोया जा सकता है। अब इसका है और भी कुछ पॉइंट यूजेस में। दे आर यूज क्रॉप ग्रीन लीव्स यूज्ड एज फोडर। हमने पहले ही आपको बताया कि इसकी जो पत्तियां होती हैं उसका यूज फोडर के रूप में और ग्रीन मैन्योर के रूप में किया जाता है। इसका जो स्टेम होता है सूखने के बाद उसको फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। मेकिंग इन बास्केट, ठीक है। आज तो इस सब का दौर चला गया, लेकिन कुछ समय पहले जो अरहर की स्टेम होती थी उससे जो पतले पतले उसके जो स्टेम होते थे उसको पानी जहाँ कलेक्ट होता था वहाँ पर डुबो करके और 1-2 दिन के बाद जब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता था तो लोग उससे विभिन्न प्रकार के सामान तैयार करते थे, आर्टिकल्स या बास्केट तैयार करते थे जिसका यूज़ हम लोग अपने डेली लाइफ में करते थे। लीव्स यूज्ड फॉर रिमेनिंग सिल्कवर्म, रियरिंग सिल्कवर्म एंड मेडिसिनल यूजेस, ठीक है। इसकी जो लीव्स होती है वह सिल्कवर्म जो होता है उसके कल्चर के लिए, उसके पालन के लिए किया जाता है। रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म इन ए लार्ज स्केल इज नोन एज सेरीकल्चर फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, ठीक है। और इसकी जो लीव्स होती है वो लैक्सेटिव होती है, इमोलिएंट्स होती है, ठीक है। इसीलिए विभिन्न प्रकार की जो डिजीज होती हैं डिजीज के क्योर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। यूज्ड एट विंड बैरियर्स एंड हेल्प इन सॉइल इरोजन, ठीक है। यह विंड बैरियर का भी कार्य करता है जिससे जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वह एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, इसीलिए एज ए सॉइल कंजर्वेशन के रूप में भी कार्य करता है। लीफ जूस यूज्ड इन जॉन्डिस, जेनाइटल एंड स्किन इरिटेशन, विभिन्न प्रकार के जो स्किन से संबंधित बीमारी होती है, जॉन्डिस, पीलिया आदि के रोगों में इसके जो लीव्स होती है उसका जो जूस होता है उसका वह काफ़ी कारगर सिद्ध होता है, जिसलिए इसके पत्तियों का भी बहुत ही अधिक महत्व है। अगला प्लांट है ब्लैक ग्राम। क्या है? ब्लैक ग्राम बिगना मूंगो। बोटैनिकल नेम क्या है? बिगना मूंगो। और इसकी फैमिली क्या है? फैबिएसी। फैमिली क्या है? फैबिएसी। स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। इसकी फली कैसी होती है और इसका प्लांट कैसा होता है। तो प्लांट को हमने देख लिया, अब आइए देखते हैं कि ओरिजिन इसकी कहाँ हुई। ओरिजिन इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, अफ्रीका और एशिया में इसकी ओरिजिन मानी जाती है। इसकी जो हाइट होती है वह 30 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होती है और इंडिया के अलावा और भी देशों में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। अपने उत्तर प्रदेश में भी इसका अच्छी खासी पैदावार इसकी की जाती है। इसकी जो लीव्स होती हैं ट्राइफोलिएट होती हैं। ट्राइफोलिएट का मतलब कि एक ही जगह से 3 पत्तियां एराइज करती हैं। क्या? एक ही जगह से 3 पत्तियां निकलती हैं जिसको ट्राइफोलिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइफोलिएट कहते हैं। फ्लावर्स बोर्न इन क्लस्टर, ठीक है।
फ्लावर जो होते हैं गुच्छे के रूप में होते हैं, यानी कि सिंगल सिंगल फ्लावर न हो करके फ्लावर्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन ए ग्रुप, एक समूह में पाए जाते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैश क्रॉप, इसे कैश क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ब्लैक ग्राम या मूंगों को या मूंग को। और इसके खेती करने के लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है वह 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसके साथ ही साथ चाहे वो अरहर की खेती हो चाहे वो मूंग की खेती हो, इन सारे प्लांट के कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मॉडरेट रेनफॉल कह लें या फिर मिनिमम रेनफॉल हो तब भी काम चल जाता है, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, फ्लावरिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्यूट यानी कि अधिक मात्रा में बारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर रेनफॉल की जो परसेंटेज होती है वो कम होती है, वहाँ पर भी ऐसे फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है। दे इजली ग्रो इन लूमी और क्ले सॉइल, इन्हें आसानी से लूमी या क्ले सॉइल में उगाया जा सकता है। ये जो प्लांट होते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, या तो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं या फिर इसको डे न्यूट्रल प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। फोटो पीरियोडिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियोडिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट। फर्स्ट, लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। 3 तरह के प्लांट होते हैं जिन्हें फोटो पीरियोडिज्म यानी प्रकाश की अधिक ज़रूरत पड़ती है, उसको लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। जिससे फोटो पीरियोडिज्म की ज़रूरत कम पड़ती है उसे शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। और जिन्हें न तो फोटो पीरियोडिज्म की ज़रूरत कम पड़ती है न तो अधिक पड़ती है, उनको डे न्यूट्रल प्लांट के नाम से जाना जाता है। दे कल्टिवेटेड इन समर सीजन, इन्हें समर सीजन में ग्रो किया जाता है, बोया जाता है। जैसे अब जो समय चल रहा है इसी समय इसे बोया जाता है, ठीक है। इसको खरीफ क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप कहते हैं, ठीक है। खरीफ की जो क्रॉप्स होती है वो जून जुलाई में, ठीक है, बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। जो रबी क्रॉप्स होती है उसका जो कल्टीवेशन है, उसकी जो बुआई होती है वह कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में की जाती है और उसकी हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल में की जाती है, जिसको रबी क्रॉप के नाम से जाना जाता है। जैसे गेहूं हुआ, जौ हुआ, सरसों हुआ, ठीक है, ये सब क्या है? रबी क्रॉप है। इरिगेशन शुड 8 to 10 डेज, 8 से 10 दिन पर इसकी सिंचाई की जानी चाहिए। एंड इम्प्रूव्ड वैरायटी T9, T27, T77, पूसा H10 एक्सेट्रा, यानी कि इसकी जो उपयुक्त प्रजातियां हैं कि अगर इनको बोया जाए तो डिजीज